आज हम यहाँ पर सीखेंगे एक्सेल क्या होता है। देखिए, हमने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, इससे पहले नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है कि किसी चीज़ को हमें ओपन करना है तो कैसे करना है। तो पहले एक्सेल को ओपन करने का वही तरीका है जैसे एम एस वर्ड को हम ओपन करते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करिए और एक एक्सेल का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके ओपन कर लिए। या फिर आप अपने सर्च बार में एक्सेल डालिए, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ मैंने किसी भी एक तरीके से अपना एक्सेल का एक बुक को खोल रखा है। अब हम बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सेल है क्या और हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड बनाया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर लिखने के लिए या और कोई भी चीज़ की एडिटिंग करने के लिए, ऐसे ही हर कंपनी में, हर ऑफिस में हमारे पास बहुत सारे डाटा होते हैं जिनको सिर्फ सेव करने के बजाय हमें उन्हें एनालाइज भी करना होता है। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है, हमें उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दिया है जिसका नाम है एक्सेल। एक्सेल में हम किसी भी डाटा को टेबल्स के रूप में लेके बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही बेटर वे में काम करता है, स्पेशली जब हमें डाटा पे काम करना होता है। तो बाकी ऐप की तरह माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एक्सेल एप्लीकेशंस है। अब ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम इस वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, हमारे सामने एक पेज टाइप का खुला हुआ है जिसके ऊपर सेंटर में लिखा हुआ है बुक वन। इसका मतलब जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी फाइल को ओपन करता हूँ, एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ खुलती है उसके ऊपर लिखा हुआ है बुक वन। बुक जैसे हमारे पास नॉर्मल बुक होती है और उसके ऊपर हमारा एक टाइटल लिखा होता है और उस बुक के अंदर कई पेज होते हैं, इसी तरह एक्सेल को जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमारे पास लिखा आता है बुक वन। और इसके देखिए नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सीट वन। आप सीट वन को समझिए कि ये एक पेज है। तो सीट वन है, अगर और सीट वन के ही बराबर में इसके पास प्लस का साइन है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो देखिए सीट टू हो गया, एक बार और क्लिक कर दूं तो सीट थ्री हो गया। तो आप समझ लीजिए ये बुक वन है और इसमें आपने तीन पेज ऐड कर रखे हैं। एक्सेल की भाषा में ये हमारी एक वर्कबुक है और जिसमें हमारे पास तीन सीट्स हैं। अब हम थोड़ा दोबारा क्विक रिवाइज करते हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट की खोलते हैं तो ऊपर की साइड में ये हमारा टाइटल बार होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये मिनिमाइज, क्रॉस या रिस्टोर बटन होते हैं। मेरे पास लेफ्ट में है, एप्लीकेशंस में आपको विंडो में राइट में दिखाई देंगे। मेरे पास ये मैक सॉफ्टवेयर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हमारा मेनू बार है, मेनू बार को इनको हम टैब भी कहते हैं, जो ये अलग अलग नाम होते हैं। होम, इंसर्ट, अगर मैं कहूँ पेज लेआउट टैब तो मतलब यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, डाटा टैब ये हो जाएगा। पूरा ये बार मेरा मेनू बार कहलाता है। मेनू बार के नीचे यहाँ पर रिबन है, रिबन छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता है जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ तक हमारे एम एस वर्ड में भी कॉमन होता है। अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सेल को। देखिए, जब हमने इसको खोला तो हमारे पास इस एरिया में काफ़ी रोज टाइप की और कॉलम टाइप के दिखाई दे रहे हैं। जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको बोला जाता है रोज, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको बोला जाता है कॉलम्स। ये एक्सेल का एक फर्स्ट बेसिक है। हॉरिजेंटल लाइन रो, वर्टिकल लाइन कॉलम। ओके, जो भी रोज होती हैं उनकी काउंटिंग 1 2 3 में यहाँ पर होती है, और जो कॉलम होते हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पर ABCD में की जाती है। इस तरह से एक्सेल में बहुत सारी रोज और कॉलम होते हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। अब ये जो एरिया है 1 2 3 और ABCD, यही हमारी सीट या वर्कशीट कहलाती है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये एरिया जहाँ से मेरा ABCD कॉलम डिस्ट्रीब्यूट है, जिधर रो डिस्ट्रीब्यूट हैं, उससे नीचे तक जो भी मेरा ये वर्किंग एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्कशीट।
इस तरह की, अभी देखिए ये मेरा सीट 3 सेलेक्टेड है, मैं चाहूँ तो सीट 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ क्लिक करके, सीट 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, सीट 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी सीट सेलेक्ट करिए ऊपर आपको बुक 1 ही दिखा आएगा। इसका मतलब ये मेरी वर्क बुक 1 है जिसके अंदर मेरे पास 3 सीट्स हैं। अब जिस तरह मेरा ये वर्कशीट का एरिया है, तो वर्कबुक का एरिया पर्टिकुलरली कितना होगा? देखिए मेरा जहाँ पे यहाँ हमारे जो कॉलम स्टार्ट्स हैं इनके ऊपर मेरे पास एक बार है जिसके बराबर में लिखा हुआ है एफ एक्स। जहाँ पर ये एफ एक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फंक्शन। अगर हमें कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास ब्लैंक एरिया है इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार के बराबर में ये जो एरिया है ये एरिया हमारा कहलाता है नेम बॉक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला बार और ये मेरा नेम बॉक्स। तो मैं वर्कशीट के बाद अगर नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का भी एरिया इस चीज में ऐड कर दूं तो ये मेरा कहलाएगा वर्क बुक। तो जो वर्क बुक है वो मेरी एक्चुअली देखिए ये जो नंबर्स हैं रो के इनके ऊपर ये मेरा नेम बॉक्स और नेम बॉक्स के ऊपर मेरा फॉर्मूला बार और फॉर्मूला बार के नीचे मेरे एक कॉलम। तो ये पूरा एरिया मेरा कहलाएगा वर्क बुक और इसके नीचे का एरिया कहलाएगा वर्कशीट। और ये हमारे नॉर्मल रिबन मेनू बार बाकी जो भी हैं, जो भी वर्क बुक है उसका नाम हमें हमेशा टाइटल बार में दिखाई देता है। तो अब ये नेम बॉक्स जो है वो कैसे काम करता है पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए कोई भी रोज मेरी जो ये हॉरिजेंटल है और जो रो मेरी वर्टिकल हैं जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाता है। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को हम बोलते हैं सेल। जहां भी रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को काटते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है सेल। और मैं जिस सेल पे क्लिक करूंगा उसका नाम मुझे यहां पर दिखाई देगा। देखिए अब इसको पढ़ते कैसे हैं सेल को? सबसे पहले कॉलम देखा जाता है और उसके बाद रो देखी जाती है। जैसे अगर मैं यहां पर क्लिक करूं बी के नीचे तो देखो ये बी कॉलम है और ये मेरी पहली रो है तो इसका एड्रेस हो जाएगा B1 B1। अगर मैं बी के नीचे और क्लिक कर दूं तो देखिए ये बी कॉलम है और ये मेरी सेकंड रो है तो इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया B2। ऐसे ही मैं अगर मैं सी के यहाँ पर क्लिक कर दूं तो देखो ये सी कॉलम है और ये मेरी थर्ड रो है तो इसका एड्रेस आ गया C3। तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। जिस सेल पर हम अपना कर्सर क्लिक करते हैं उसका एड्रेस ये मुझे यहाँ पर दिखाता है। तो इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। नेम बॉक्स हमें किसी सेल का एड्रेस बताता है। सेल एड्रेस को सेल रेफरेंस भी कहा जाता है। कई जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किसी सेल का सेल रेफरेंस क्या होता है, तो किसी सेल का सेल रेफरेंस उस सेल का एड्रेस होता है। तो हमने ये सेल के बारे में जान लिया। जिस समय हमारी कोई सेल सेलेक्टेड है तो वो मेरे एक रेक्टेंगल एरिया हाईलाइट होगा और बाकी पार्ट्स जो हाईलाइट नहीं दिखाई देंगे। तो जो पार्ट्स मेरा हाईलाइट होता है उसको बोला जाता है एक्टिव सेल। क्लियर? तो जो सेल हमारी यहाँ पर सेलेक्टेड होती है वो हाईलाइट हो जाती है और उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। इस तरह हमारी इस वर्कशीट में कई सेल्स होती हैं। ये सारी सेल्स मिलके ही हमारी वर्कशीट्स बनाती हैं। और हमारा जो वर्कशीट है तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हमारा कहलाएगा वर्कबुक। सो ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, मतलब एक वर्कबुक में कई वर्कशीट या एक वर्कशीट हो सकती हैं। तो अब हमने ये समझा कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन रो है, वर्टिकल लाइन हमारी कॉलम्स होते हैं। तो ऐसी कितनी रो और कितनी कॉलम्स होती हैं वो हम, अगर हमें ये चेक करना है कि कितनी हमारे पास रोज हैं तो अपने कीबोर्ड में आप कंट्रोल का बटन दबाने के बाद डाउन एरो का बटन प्रेस करिए तो आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे और लास्ट में आपको डिजिट दिखाई देगी 10
48,576। तो इतनी रोज हमारे पास एक सीट में अवेलेबल होती हैं। मैं दोबारा अपना कंट्रोल का बटन दबा के और अप एरो करूंगा तो मैं अपने फर्स्ट रो पर आ जाऊंगा। तो इस तरह से हम अपनी टोटल रोज चेक कर सकते हैं। जैसे हमने रोज को चेक किया है, अगर मुझे ये जानना है कि टोटल कितने कॉलम्स हैं, जैसे मुझे ए बी सी डी वाइज यहाँ दिख रहा है। अब देखो ये जो ए बी सी डी वाइज दिख रहा है, यहाँ तक ओ तक दिख रहा है। नीचे मेरे पास एक स्क्रॉल बार है, इस बार को हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं। इसको मैं ड्रैग करके आगे तक ले जा सकता हूँ। तो ये देखिए मुझे अब वी तक कॉलम दिखाई देने लगे। इसी तरह मेरी जो रोज है मुझे 25 तक जैसे यहाँ दिख रही हैं। यहाँ पर मेरे साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको मैं अगर ड्रैग करूँ नीचे की साइड में माउस का क्लिक बटन करके दबा के, तो ये देखिए नीचे की तरफ ये ड्रैग हो रहा है। तो ये मेरी वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये मेरी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो जिस तरह से हमने रोज देखा, उस तरह से अगर मुझे देखना है कि टोटल कॉलम्स मेरे पास कितने होते हैं, तो अगेन मैं कंट्रोल का बटन दबा के इस बार कीबोर्ड में राइट एरो को क्लिक करूंगा तो एकदम ये राइट साइड में लास्ट में चला जाएगा, जिसकी वैल्यू है एक्स एफ डी। ये एक्स एफ डी एबीसीडी की टर्म्स में लिखा हुआ है। इसका यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 16,384 होता है। मतलब हमारे पास टोटल जो कॉलम है वो 16,384 हमारे पास टोटल कॉलम होते हैं। तो इस तरह से हमारी रोज एंड कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा जो वर्किंग एरिया है, जितना एरिया एट ए टाइम हमें शो होता है, वो एरिया हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है। अब हम सीखेंगे कि हम एक्टिव सेल में या किसी भी सेल में डाटा की एंट्री कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर क्लिक किया है, तो यह जहाँ पर मैं कर्सर क्लिक करूँगा नेम बॉक्स में उसका नाम आ जाएगा। अब ये बी कॉलम है, सेकंड रो है, तो ये मेरा B2 है। जब भी मैं कहीं पर भी कर्सर क्लिक करता हूँ तो उसके करस्पोंडेंस कॉलम हल्का सा और कॉलमों की कंपेयर में हाईलाइट हो जाता है। ऐसे ही मेरी जो रो होती है उसकी करस्पोंडेंस रो, वो मेरी और रो के कंपैरिजन में देखो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 9 नंबर थोड़ा सा हाईलाइट हो रखा है और इधर मेरा ई कॉलम थोड़ा सा हाईलाइट हो रखा है। तो मुझे अगर मैंने कहीं बहुत बड़ी जगह में बीच में कहीं सेल पे क्लिक कर रखा है, तो मुझे ऐसे एरो को मिलाने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम केवल कॉलम्स को देख के समझ सकते हैं कौन सा कॉलम हाईलाइट है, और रो को देख के समझ सकते हैं कौन सी रो हाईलाइट है, और उसका नाम एक्चुअल देखना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट नेम बॉक्स पे उसका एड्रेस देख सकते हैं। तो अब मुझे अगर किसी सेल में डाटा एंट्री करनी होती है तो मैं 3 तरह का डाटा उस सेल में एंटर कर सकता हूँ। पहला डाटा, मैं उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा जितेंद्र, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। या फिर टेक्स्ट नहीं लिखना तो मैं यहाँ पर कोई अपनी डिजिट लिख सकता हूँ, या फिर मैं कोई अपने स्पेशल करैक्टर, जो हमारे कीबोर्ड में नंबर के ऊपर कुछ करैक्टर्स बने होते हैं उनको स्पेशल करैक्टर बोलते हैं, तो मैं वो स्पेशल करैक्टर्स उसमें एंट्री कर सकता हूँ। तीसरा क्या है, मैं इसमें फॉर्मूला एंट्री कर सकता हूँ। अब ये फॉर्मूले क्या होते हैं, तो एक्सेल हमें कुछ फॉर्मूले देता है जिसके ज़रिए हम बड़े से बड़े डाटा का रिजल्ट बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं हम आगे सीखेंगे, लेकिन किसी भी सेल में जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा इक्वल टू बटन से होती है। अगर मैं किसी एक्टिव सेल में इक्वल टू बटन से स्टार्ट करता हूँ तो इसका मतलब मैं उस सेल में कोई फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला जब भी लगाएंगे उसका स्टार्टिंग इक्वल टू बटन से होगा। अब इसमें मेन चीज़ देखिए, आप चाहे इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखिए या डिजिट लिखिए या कोई फॉर्मूला लिखिए, हम जो भी यहाँ पर लिखते हैं वो हमें यहाँ पर फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। तो हम एक्टिव सेल में कोई भी कंटेंट लिखेंगे वो हमें फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अब सपोज करो मैंने ये एक्टिव सेल सेलेक्ट कर रखी है और इसमें लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर मारूंगा वो मेरा नीचे की रो पर
एक्टिव सेल आ जाएगा। फिर दोबारा एंटर मारेंगे, फिर नीचे की रो पे आ जाएगा। अगर इस आपको नेक्स्ट कॉलम में मूव करना है तो आपको एंटर नहीं दबाना पड़ेगा, फिर आपको टैब बटन दबाना। टैब बटन दबाएंगे तो वो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। पीछे की तरफ जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे लेफ्ट एरो प्रेस करना है तो वो हमारा बैकवर्ड जाएगा, और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा वो फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मेरा सेल नीचे सेलेक्ट होता चला जाएगा, और अप एरो प्रेस करूंगा तो सेल ऊपर का सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, एरो की मदद से या फिर टैब की मदद से या फिर एंटर की मदद से। अब जैसे मैंने इस सेल में नाम लिखा है जितेंद्र 1 2 3 4, अब मुझे इस सेल में 1 2 3 4 के बाद कुछ लिखना है। तो अभी जब मेरा ये सेल एक्टिव है तो इसका मतलब इसके पूरा अंदर का जो भी लिखा हुआ है वो सिलेक्टेड है, और अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 1 2 3 दोबारा लिखूंगा, 1 2 3 4 के बाद 5 लिखता हूँ तो देखिए पीछे का पूरा डिलीट हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो एक्टिव सेल हमारा जब सेलेक्ट होता है तो एक्टिव सेल का मतलब हमारा पूरा उसके अंदर जो भी डाटा है वो हमारा सेलेक्टेड है। उस डाटा के अंदर अगर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है तो मुझे उस एक्टिव सेल पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर एक कर्सर दिखाई देगा, और मैं उसको अपने एरोज की मदद से लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूँ, और जो भी एंट्री करनी है फिर मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 5 लिखा, अब मैं एंटर मारूंगा तो मेरा वो नीचे की सेल पे आ जाएगा। एक्टिव सेल की कंडीशन में अगर मैं डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा दूंगा तो इस सेल के अंदर जो भी लिखा होगा वो एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो हमें डाटा एडिट करने के लिए इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना होता है, तब डाटा एडिटिंग करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि हम सेल्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके साइज को। जैसे देखो मैंने सी सेल में इसका एड्रेस क्या है, C3। नेम बॉक्स भी देख सकते हैं, और आप ऊपर से भी मैच करा सकते हैं। ये C कॉलम है और 3 थर्ड रो है। तो C3 में मैंने लिखा है जितेंद्र 1 2 3 4 5, लेकिन मेरा वो एक कॉलम से बाहर निकल के D कॉलम में भी जा रहा है। तो क्या मैं इसकी ये जो विथ है इसको बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। आप अपने कर्सर को जो सी कॉलम है उसके राइट साइड में लाइए जहाँ डी कॉलम स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप उस कॉलम की लाइन पे आएंगे आपका कर्सर प्लस साइन में बदल जाएगा। अपने आप फिर माउस के लेफ्ट क्लिक के बटन को दबाइए और आप उसको ड्रैग करके जितना चाहे उसका विथ चेंज कर सकते हैं। अगेन ड्रैग करके उसके विथ को कम भी कर सकते हैं या हम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम कॉलम की विथ को चेंज कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपको रो की हाइट चेंज करनी है तो जैसे ये थर्ड मेरा रो है, थर्ड और फोर्थ के बीच के लाइन पे आप जैसे ही अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये प्लस साइन में बदल जाएगा। दोबारा आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक को दबाए रखिए और नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो आप अपने रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिव सेल या हमारे कॉलम और रो की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। जब भी हम किसी एक्टिव सेल में डाटा एंट्री करते हैं तो हमें दो चीज़ों को समझना है। अगर मैं कोई डिजिट की एंट्री करता हूँ तो मेरी हमेशा डिजिट उस सेल में राइट साइड से शुरू होगी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरी डिजिट राइट अलाइन हो जाएगी। और अगर मैं कोई टेक्स्ट की एंट्री करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ABC, तो ABC लिखने के बाद अगर मैं एंटर मारता हूँ तो वो मेरे लेफ्ट अलाइन रहेगा। तो जो डिजिट होती हैं वो मेरे राइट अलाइन होती हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो हमारी सेल में लेफ्ट से स्टार्ट होता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमने सेल के बारे में, कैसे उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला लिखते हैं, ये चीज़ सीख लिया है। नीचे की साइड में जहाँ हमने देखा कि हमारे पास 3 सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3 यहाँ पर हमने बनाई हैं। हम प्लस साइन की मदद से और सीट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। जिस जगह पे हमारा जो सीट एट ए टाइम सेलेक्ट होती है, जैसे ये सीट सेलेक्ट है, तो ये हमारे यहाँ पर नीचे की साइड में एक रेडी करके बटन बना हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पर काम करने के लिए रेडी हैं, हम एक्टिव सेल में कुछ भी लिख सकते हैं।
सीट के राइट साइड में एक जूम का बटन होता है, जो हमारे व्यू को अगर हम चाहें बड़ा करके देखना तो हम इस पर क्लिक करें। अभी 100% जूम है, अगर मैं इसको प्लस के साइन को प्रेस करता जाऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा, तो देखिए ये मेरा जूम होता चला जाएगा और मैं और बेहतर तरीके से अपनी सेल्स को देख सकता हूँ। जो हम एक वर्कबुक में शीट्स बनाते हैं उनको हम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसका नाम है शीट 1। आपको इसको रीनेम करने के लिए दो तरीके हैं। या तो इस शीट 1 पे डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करके ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ ए। शीट 2 को डबल क्लिक करिए, इसको डाल दीजिए बी। डबल क्लिक के अलावा अगर आप उस सीट को राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे पास ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप रीनेम पे जाइए और उसको नाम चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस सीट के ऊपर आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा और यहाँ उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। ABCD अगर मैंने नाम चेंज कर दिए हैं, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि B सीट जो है वो A से पहले आनी चाहिए, C वाला सीट्स B से पहले आना चाहिए, तो आप इसको जस्ट क्लिक करके प्रेस करिए और ड्रैग कर दीजिए जिधर आपको वो चाहिए। तो देखिए जब मैं इसको ड्रैग करने जा रहा हूँ तो ये पूछ रहा है A और B के बीच में एक साइन बना आ रहा है। आप ये जैसे ही इसको यहाँ पर क्लिक छोड़ेंगे वो इन दोनों के बीच में C सीट को इंसर्ट कर देगा। ये देखिए, अगर आपको A को C के आगे लाना है यानी C और B के बीच में लाना है तो आपको A को क्लिक करके ड्रैग करना है और C और B के बीच में देखिए ये एरो आ गया, आप इसको छोड़ दीजिए तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। इस तरह से हम सीट्स को रीनेम कर सकते हैं या अपने प्लेस से सफल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो सीट्स हमने बनाई हैं ABCD ये आपने ज़्यादा बना ली हैं और आपको इतनी सीट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर सीट पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आएगा और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। किन्हीं दो सीट्स के बीच में अगर आपको कोई नई सीट इंसर्ट करनी है तो देखिए दोबारा मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है कि आप यहाँ पर एक सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इंसर्ट सीट पर क्लिक करूँगा एक सीट मेरी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट हमारी जब भी हम कोई सीट को इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट हमारे लेफ्ट साइड में होती है। देखिए जैसे मैं डी के पास अगर एक सीट इंसर्ट करता हूँ तो मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट सीट पे गया, जैसे ही क्लिक करूँगा डी से पहले एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। तो ABCD करके मैंने अब तक 4 सीट पहले ही बना रखी थी। जैसे ही मैंने यहाँ पर सीट नेक्स्ट इंसर्ट किया तो वो 5 नंबर आ गया और उसके बाद 6 नंबर आ गया। तो जब भी हम कोई नई सीट इंसर्ट करेंगे वो हमारे लेफ्ट साइड में आएगी और जो लास्ट नंबर था उससे नेक्स्ट नंबर की सीट हमारे पास आ जाएगी। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक्सेल का एक बेसिक था। हम आने वाले आगे की क्लास में मेनू बार में एक एक करके टैब्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे एक्सेल किस तरह से काम करता है।